नमस्कार, मैं हूँ लवीना जैन अपना कला प्रवाह प्रोग्राम लेकर। और आज हमारी इस श्रृंखला में हमारे गुरु कह सकती हूँ बिल्कुल, और यूके से काजल मैम आज हमारे साथ हैं। काजल शर्मा मैम, तो मैम नमस्ते और बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आशीर्वाद दे रहे हैं आप अपना, और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आप लोगों से मोटिवेशन लेना और सीखना। थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों से मैं जुड़ सकी, और कहीं से भी, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन एकदम आत्मा से जुड़ जाते हैं हिंदुस्तान से। तो ये बहुत मुझे खुशी की बात है, और एक्साइटमेंट भी है कि कुछ अच्छी अच्छी बातें कथक की होंगी। और मैं आप लोगों के कार्यक्रम देख रही थी, आप लोगों ने कथक के गुरुजनों से, गुणीजनों से जो वार्ता की है, और लोगों को घर बैठ के कथक के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताना, पहुंचाना, ये भी बहुत जरूरी है आजकल। समय का सदुपयोग करना। और ये जो कोविड टाइम इंडिया में इतना पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है, उसमें ये एक एनर्जी दे रहा है हर एक आर्टिस्ट को जो जुड़े हुए हैं, उनको एक कहीं ना कहीं एक ऊर्जा मिल रही है कि हाँ ठीक है, कला हमारे पास है, हम गुरुजनों को सुन रहे हैं, तो एक मोटिवेशन का काम कर रहा है। हम जब छोटे थे तो हम कार्यक्रम देखने के लिए मैं आगरा से लखनऊ जाती थी कार्यक्रम देखने के लिए, दिल्ली जाती थी महाराज जी का परफॉर्मेंसेस देखने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल की जनरेशन के लिए तो ये एक तरह से वरदान है कि घर में बैठ के कहीं कोई इतने मतलब ट्रैवल का चिंता नहीं है, कोई टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, उनको घर बैठ के इससे ज्यादा और अच्छा क्या हो सकता है। मैम हम लोगों के लिए भी बहुत प्लेजर की बात है कि आप लोगों से बात कर पा रहे हैं, और एक यंग जनरेशन को, जो हमारे कार्यक्रम का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि यंग जनरेशन को एक मैसेज मिलना चाहिए कि कैसे आप लोग को अगर कथक विधा में हो तो कैसे आगे बढ़ना। और मेरे हिसाब से आप लोग गुरुजन हो, आप लोगों ने एक रास्ते बनाए हैं, आप लोगों से बेहतर कोई नॉलेज नहीं दे सकता कि आप कैसे आगे इस चीज को लेके चला जाए, मतलब बिल्कुल प्योरिटी के साथ। मैम बिल्कुल, आज हम आपकी लाइफ पर भी सबसे पहले तो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पूछेंगे कि बचपन से कथक में कैसे आपको इतना रुझान हुआ, कैसे आपने सीखना शुरू किया। मैं अपने घर में सबसे छोटी मेंबर, मेरे से 5 बड़ी बहनें और एक सबसे बड़े भाई, और भाई मेरे साइंटिस्ट थे डिफेंस में, और मेरी मदर एक टीचर थी मैथमेटिक्स की, फादर मेरे एक्साइज इंस्पेक्टर थे। घर में कोई ऐसा सच डांस का, म्यूजिक का माहौल नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी बहुत अच्छे सैगल के गाने गाते थे, हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे। हम उनको छोटे होते सुनते थे, वो अपने केवल कमरे में बजाते थे और कमरे में गाते थे बस। तो डीएनए में तो संगीत था। मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, पेंटर। तो मैं जब पैदा हुई थी तो मैं रंगों से खेलती थी, और स्केचेस होते थे मम्मी के पड़े होते थे, कलाकृतियां सारी, स्केचेस हैं, ब्रशेस हैं, कलर्स हैं, मुझे बड़ा फैसिनेट करते थे। और मैं बोल नहीं पाती थी तो मैं स्केच करके बताती थी। तो मूवमेंट के थ्रू और डिजाइनिंग के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू मैं अपने बात को एक्सप्रेस करती थी। तो ये चीज मेरी मम्मी को बहुत अपील की कि इसमें कुछ अलग से है ऐसा। और मैंने अपनी बहनों को कमरे में करते हुए देखा, उस समय तो फिल्मों के गानों पर ही करते थे। और मेरा घर का नाम डॉली था, और वो मुझे डॉल की तरह तैयार कर देती थी। जो भी फिल्म आती थी उस समय की लेटेस्ट, उसका जो लेटेस्ट हिट गाना होता था, उसके कपड़े मेरे पास आ जाते थे, वो लोग मेरे लिए खरीदारी करती थी और मुझे एकदम डॉल की तरह तैयार करके रोज शाम को मैं मोहल्ले में अपना प्रोग्राम करती थी। पेपर की अपनी टिकट बनाती थी, बांटने में जाती थी कि मैं आओ मेरा डांस देख लो। और 2 शौक थे मुझे लवीना।
एक डांस का शौक था और एक मुझे सफाई का शौक था, झाड़ू लगाने का। अच्छा। तो मैं अपनी स्टेज का जो हिस्सा होता था उसमें होता है ना, जैसे पत्ते वत्ते गिर जाते हैं या कुछ है ऐसा, कुछ रबिश पड़ा है, तो मैं पहले उसको झाड़ती थी, सब साफ करती थी, उसके बाद फिर डांस करती थी। तो वो मेरे बचपने की मेमोरीज हैं। और ऐसे करते करते जब एप्रिसिएशन मिलने लगा, मेरी बहनों ने देखा कि ये तो बड़ी सुपरस्टार हो रही है मोहल्ले में, और सब लोग शाम को बच्चे इकट्ठे हो जाते थे डॉली का डांस देखने के लिए। और वो धीरे धीरे चीज फिर तारीफ जो है वो कहते हैं ना कि हाँ, खुशबू को रोक नहीं सकते हैं और प्रकाश को नहीं रोका जा सकता। तो खुद को भी एनकरेजमेंट हुआ कि हाँ, शायद मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, इसलिए मुझे सब तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे मैं अपनी बहन के स्कूल में गई थी और उनको वहां पे एक बच्चे की जरूरत थी एक प्ले में। दुष्यंत और शकुंतला का एक नाटक था, तो उसमें उनको चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी। तो मेरी बहन बनी थी दुष्यंत, तो हमारी शक्ल भी मिलती थी, तो उन्होंने कहा इसको दुष्यंत का बेटा बनाते हैं। तो भरत मेरे कैरेक्टर का नाम था। बाय द वे मेरे बेटे का नाम भी मैंने भरत ही रखा है। So that was my first character in my life. उसमें मैं 3 साल की थी, 3 साल की, और मेरे डायलॉग्स होते थे। तो उसमें शेर होता है भरत के पास, तो प्रियमवदा और अनुसुईया आके कहती हैं, जो शकुंतला की सखियां थी, कि भरत इसको हमें दे दो, हम शेरनी को देंगे, वो इसको दूध पिलाएगी। तो मेरा वो पहला स्टेज पे कार्यक्रम था। तो मैं आपको बताती हूँ, स्टेज पे जाने से पहले, मैं अपने सीन से पहले मैं भागने लगी स्टेज पे, तो मेरे को रोका गया कि अभी नहीं जाओ, अभी तुम्हारा सीन नहीं आया है। मैं पहले से ही तैयार थी स्टेज पे जाने को, ऑडियंस को देखा मैंने और मेरे को रुका नहीं जा रहा था कि मुझे स्टेज पे जाना है, मेरे को डायलॉग्स बोलने। तो आई वॉज बिट लाइक इम्पेशेंट कि छोटे होते कि वो समझ रहे थे कि डर रहेगी, लेकिन मैं डर नहीं रही थी, मुझे था कि मेरे कब चांस आएगा। तो मैंने ऑडियंस को देखा, मैं अब बच्चे इनोसेंट होते हैं, ऑनेस्ट भी होते हैं, मैं भी थी, और ऑनेस्ट तो मैं आज भी हूं। तो मैंने ऑनेस्टी से बड़ा कहा कि ये शेर के मिट्टी का शेर का बच्चा मैं नहीं दूंगा। तो वो मिट्टी का शेर था क्योंकि खिलौना था। तो ऑडियंस हंसने लगी। अब वो प्रियमवदा, अनुसुईया, वो भी ब्रेन वॉश्ड हो गई। उन्होंने भी कहा नहीं, मिट्टी का शेर का बच्चा हमें दे दो। मैंने कहा ये मिट्टी का शेर का बच्चा मैं नहीं दूंगा। ऑडियंस हंसती जा रही है और हम मिट्टी का शेर बोलते जा रहे हैं। तो वो मेरा पहला स्टेज का एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर मैंने मुझे चांस मिला, अपॉर्चुनिटी मिली किसी सेंट जॉन्स कॉलेज, आगरा में डिफरेंट कॉलेजेस थे, वहाँ एनुअल फंक्शन होता था। वो कहते बेबी काजल शर्मा को बुलाओ, तो बिंदिया चमकेगी मैं करती थी। एक मेरा बहुत प्रिय पीस था परफॉर्मेंस का, कन्हैया का बालपन। आगरा के कवि हुए हैं मियां नजीर, तो उनका एक रचना थी, यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन। मैं गा के बताती हूँ आपको। मेरा फेवरेट था और मैंने उसके हजारों परफॉर्मेंसेस किए होंगे आगरा में। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन, यारो सुनो। तो बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है उसमें। एक मुसलमान कवि थे और इतना अच्छा कृष्ण की भक्ति के ऊपर लिखते थे, उदाहरण आजकल के जमाने के लिए। तो वो मेरा एक आइकॉनिक आइटम था और एक बिंदिया चमकेगी था। ऐसे करते 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 फिर मैं आगरा से बाहर जाके परफॉर्म करने लगी, मथुरा, वृंदावन। ऐसे लखनऊ में मेरे को आने का मौका मिला। जननाट्य संघ इप्टा की एक ब्रांच आगरा में होती थी और राजेंद्र रघुवंशी जी उसके डायरेक्टर होते थे। तो उनके रोज कार्यक्रम होते थे आगरा में किसी ना किसी मंच पे, और वो फिर उन्हीं के साथ मुझे लखनऊ आने का मौका मिला। लखनऊ आपके केसरबाग में नुमाइश लगती थी, उन दिनों नुमाइशें बहुत लगती थी, मेले होते थे। तो उसमें 6 दिन के कार्यक्रम में मेरे 11-12 डांसेस थे एज अ बाल कलाकार। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी ऑडियंस में लच्छू महाराज जी बैठे थे, और उन्होंने वहां देखा मेरा बिंदिया चमकेगी, और वो मम्मी के पास आए और उन्होंने मेरी माँ से कहा कि इसको कल आप मेरी क्लास में लेके आना। तो कैसे डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रही थी। तो
कथक केंद्र लखनऊ में जब मैं गई अगले दिन अपनी माँ के साथ, मेरी उम्र रही होगी 6.5-7 साल, तो महाराज बिंदादीन जी का बहुत एक बड़ा सा पोर्ट्रेट लगा हुआ था। मुझे बिल्कुल क्लियर, अभी भी आंखें बंद करती हूँ तो साक्षात दिखाई देता है। वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जहां से मेरी जिंदगी ने बदलाव लेना था। और लच्छू महाराज जी क्लास में सिखा रहे थे, और जैसे सबको पता है कि वो कितना खूबसूरती से कला पक्ष में भाव पक्ष उनका होता था, तो उनकी इतनी भवें पतली पतली होती थी और इतने नाजुक से उनका काया होती थी, इतने लीन एंड थिन, इतने डेलिकेट से, और उन्होंने एकदम बांसुरी खींच के ली और ऐसे करके जो देखा, धाता का थुंगा का कुछ वो सिखा रहे थे। मेरे से कहा खड़ी हो जा, तो मैं भी खड़ी हो गई, छोटी सी थी। मैंने कहा कुछ मजा आएगा, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ कह रहे हैं ये। और उन्होंने तारीफ की थी मेरे डांस की, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उनके साथ बात करना। अब उन्होंने कहा चलो बनाओ बांसुरी, तो मैंने भी खींचा और जितना मैं कोशिश कर सकती थी मैंने बांसुरी बनाई। अब उनके दांत नहीं थे उस टाइम, तो वो पोपले थे, और वो उन्होंने ऐसे किया, अब मैंने भी ऐसे ही किया, और एक चांटा उन्होंने मुझे मारा सर पे, तेरे तो दांत है, मेरे दांत नहीं है, तेरे तो दांत है। वो मेरा पहला लेसन था कथक का। उनका प्यार, उनकी डांट, और उनका वो जो एक चमत्कारिक इंट्रोडक्शन था कथक का मेरी जिंदगी में, वहां से मेरे कथक की शुरुआत हुई। तो आप समझ सकते हो कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं कि इतने महान कथक सम्राट से ने कहा क्लास में आओ, मेरे से सीखो, और वहां से मुझे रास्ता उन्होंने दिखाया। एक्चुअली तो उन्होंने कहा था मेरी माँ से कि इसको यहाँ छोड़ दो लखनऊ में, ये घर पे रहेगी, बच्चों के साथ सीखेगी करेगी, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि इसकी पढ़ाई भी जरूरी है और छोटी है। तो उन्होंने ही हमें महाराज जी का, बिरजू महाराज जी का मतलब इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा भतीजा है, दिल्ली में है। तो उन्होंने एक तरह से डाइवर्ट करके मुझे रास्ता दिखाया, और फिर मैं दिल्ली गई, मैं महाराज जी से मिली। इस बीच में मेरी मदर ने कथक की क्लासेस मेरे को शुरू करा दी थी आगरा में। तो बाबूलाल श्रीवास्तव जी होते थे हमारे कथक के टीचर, और जयपुर घराना सिखाते थे। तो उनसे मैं शिक्षा लेती रही, और इन बिटवीन मैं महाराज जी के पास भी विजिट करती रहती थी, कभी फिर लखनऊ आती थी तो बड़े महाराज जी के पास विजिट करती थी। तो एक तरह से मेरे लिए मेरी जिंदगी में कथक के फूल खिलने शुरू हो गए थे, और उसकी खुशबू से मैं महक रही थी। मैंने जिस महीने कथक सीखना शुरू किया, दिसंबर, अगले साल जनवरी में कंपटीशन में मेरे टीचर जी ने कहा कि तुम पार्ट लो, और मैं उसमें फर्स्ट आई। तो एक तरह से चमत्कार सा मुझे लगा कि मैंने तो अभी 25-30 दिन पहले सीखना शुरू किया, मैं फर्स्ट आ गई। होता बचपने में एक एनकरेजमेंट की जरूरत होती है। और महाराज जी के पास जब दिल्ली जाती थी, भारतीय कला केंद्र में महाराज जी सिखाते थे, तो महाराज जी कहते थे अच्छा चलो क्या सीखा, चलो करके दिखाओ। तो महाराज जी तबला लेके बैठते थे। तो एक बार का किस्सा है, महाराज जी ने कहा कि अपनी क्लास रोक दी, रुको रुको रुको, देखो ये आगरा से बच्ची आई है, कुछ करके बताएगी। तो मैं भी बड़ा अपना घुंघरू घुंघरू पहन के खड़े होके कि अब मैं जरा कुछ करके दिखाऊंगी। तो महाराज जी तबला लेके बैठे, कहने लगे अच्छा दिखाओ, तत्कार करो। तो मैं तत्कार शुरू की। तो महाराज जी अब मुझे बस कैसे करें, रोकें कैसे, क्योंकि तो पोलाइट, और महाराज जी इतने विनम्र हैं। तो बच्चे का दिल रखने के लिए बड़े प्यार से महाराज जी ने कहा अरे अब तो मेरे से तबला नहीं बज रहा इतना तेज, आप तो बहुत तेज नाच रहे हो। तो मैं बड़ी खुश की मैं तो बहुत तेज नाच रही हूँ। यू नो दैट चाइल्डहुड मेमोरीज जिसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं अपने बेस्ट फॉर्म में हूँ जब मैं कथक के साथ हूँ, तभी से। तो मेरे लिए बहुत क्लियर एक रास्ता था। मैंने सोच लिया था कि अपनी पढ़ाई खत्म करके, देखो मैं 7 साल 8 साल की थी और बीए करने में मुझे 7-8 साल और लगते, 8-10 साल। तब तक मैंने वो अपना जुनून बरकरार रखा, और वो रास्ता मेरे लिए साफ होता जा रहा था कि मैंने महाराज जी से ही सीखना है। तो इस तरह से कथक में मैं मेरे कदम आगे बढ़ते गए। फिर मैं कॉम्पिटिशन में भी पार्ट लिया संगीत नाटक अकेडमी के, और उसमें महाराज जी ही जजमेंट पे आते थे।
तो वो देखते भी रहते थे कि ये कितना सीख रही है, क्या है, और हमेशा यही कहते थे जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, जल्दी से पढ़ाई पूरी कर ले और आजा सीखने। तो कुछ मतलब एक एक तरह से एक कहते हैं ना कि एक अलौकिक वो पुल था, एक अट्रैक्शन था, एक नेचर का कॉल था कि मैंने उसको ही आगे बढ़ाना है। मेरे ब्रदर चाहते थे कि मैं साइंटिस्ट बनूं, डैडी मेरे चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, आईएएस ऑफिसर बनूं, क्योंकि पढ़ाई का घर में अच्छा जोर था। भैया मेरे बाद में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के साथ उनकी टीम में रहे और साइंटिस्ट रहे, तो वो चाहते थे कि इसको एकेडमिक्स में, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, थ्रू आउट फर्स्ट आती थी, और पूरा मैं अपना मतलब ऐसा नहीं था कि मैं डांस में अच्छी हूँ तो मैं पढ़ाई में खराब हूँ, मैं उस पर भी बहुत ध्यान देती थी, क्योंकि मेरी माँ चाहती थी कि जो भी मैं काम करती हूँ वो 100% करूँ। तो ये शुरू से एक लाइफ में डिसिप्लिन का और कथक के जरिए डिसिप्लिन का एक डोज मिलता जा रहा था। अगर आपका